नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। सीएम धामी ने ड्रोन से केदारनाथ धाम के कार्यों का निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम ने अधिकारियों के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के सौजन्य से बनाए गए इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पहले चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड ये ऐप बनाने वाला पहला राज्य है। इससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। साथ ही इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त हो सकेगी। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड में अब इस ऐप के बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए ये बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले लोग भूकंप के अलर्ट से वाकिफ नहीं होते थे, और लेकिन अब किसी भी तरह की भूकंप या फिर बाढ़ के दौरान अगर इस ऐप को आपने अपने मोबाइल में रखा है तो फिर आपकी लोकेशन भी आसानी से पता चल सकती है। और 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का एक बड़ा बयान सामने आया। यशपाल आर्य अभी ये नहीं समझ पा रहे कि संगठन कांग्रेस का मजबूत है या फिर बीजेपी का। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का ये बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। यशपाल आर्य ने यह कहा कि चुनाव 2022 के जो चुनावों का निर्णय है जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता जो भी फैसला देती है उसे जनादेश माना जाता है, उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। लेकिन अभी ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी, या फिर यूं कहें कि अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा कि आखिर मजबूत है कौन। ये निर्णय जनादेश जो हमारी महान जनता है उसके हाथों में है। जब महान जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, और जनता ही फैसला करती है। 2022 का चुनाव निश्चित रूप से जनता के हाथों में है, और जो भी जनादेश हमें मिलेगा हम उसका हमेशा सम्मान करेंगे। और मेरा मानना है कि 2022 में जैसा आपने कहा कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, उनके कार्यक्रम हो रहे हैं कहा है, तो ये तो एक संगठनात्मक कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, और ये कहना भी अभी ठीक नहीं है कि कौन मजबूत स्थिति में है। लेकिन हमें यकीन है कि अंततः हम कामयाब होंगे। खबर नैनीताल से हाईकोर्ट में स्कूल खोलने की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से कोरोना एसओपी की जानकारी ली। स्कूलों को ना खोलने पर यह याचिका दायर हुई। कोर्ट मामले में 18 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगा। खबर देहरादून से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकता है। नड्डा का ये दौरा 2 दिवसीय दौरा रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्द्वानी में पूर्णकालिक की कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। और भीमताल विधानसभा में विकास योजनाओं के शासनादेश होने के बावजूद काम न होने पर
ओखलकांडा ब्लॉक के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सरकार और क्षेत्रीय विधायक राम सिंह केड़ा पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि भीमताल ब्लॉक के हिड़ा खान और ओखलकांडा ब्लॉक के ढोली गांव में ITI, भीड़ा पानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारी में इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़ में उप तहसील और डिग्री कॉलेज का GO जारी हो चुका है, लेकिन इन शासनादेशों पर कोई अमल नहीं हो रहा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत खराब है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। विकास कार्य अवरुद्ध होने से जनता में गुस्सा है। और जिलाधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी का निरीक्षण किया। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आज पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन है और ये दिन पतंजलि द्वारा जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आज पतंजलि की यज्ञशाला में यज्ञ हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने रक्तदान भी किया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि आज का दिन पतंजलि द्वारा जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही इस दिन पतंजलि ने यह प्रण कर लिया कि वो पूरे वर्ष देश भर में पौधरोपण का कार्यक्रम चलाएंगे। हमने जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों को जीवन दान मिले अभियान शुरू किया और साथ में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने, मैंने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ता आज पूरे देश में रक्तदान कर रहे हैं। तो ये रक्तदान, ये जड़ी बूटियों का रोपण और अंगदान के लिए मैंने और पूज्य आचार्य श्री ने, हमने खुद अंगदान किया हुआ। ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में साइबर क्राइम के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम करने वाले लोग अलग अलग तरीके से लोगों को ठगते हैं, लालच देते हैं, लाखों रुपए की धनराशि बैंक खातों से गायब भी कर देते हैं। ऐसे में DIG नीरू गर्ग ने ढालवाला क्षेत्र में साइबर क्राइम सेल का उद्घाटन किया, जहां पीड़ित संपर्क कर सकेंगे। आपको बता दें कि साइबर सेल केवल साइबर क्राइम के निपटने के लिए ही नहीं है, बल्कि साइबर क्राइम से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक करती रहेगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार सड़कों का निर्माण कर गांव-गांव तक सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। मसूरी कैंपटी मोटर मार्ग निर्माण को जिनसी के पास काटे जा रहे पहाड़ की वजह से पेयजल के प्राकृतिक स्रोत को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे मसूरी में आने वाले समय में पेयजल का संकट मंडरा रहा है। और मसूरी जिनसी पंपिंग पेयजल योजना से करीब 30% आबादी को पेयजल आपूर्ति की जाती है। लोक निर्माण विभाग से मसूरी कैंपटी मोटर मार्ग के अलाइनमेंट को बदलने की मांग लगातार जारी है, लेकिन इसे बदलने का काम अभी नहीं हुआ है। विभाग से पहाड़ का ट्रीटमेंट करने के साथ ग्रामीणों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग भी की गई है। रोड करीब मार्च अप्रैल में हमारे गांव तक पहुंच गई थी और उस समय हमने विभाग वालों को बोला था कि आप मतलब रोड काटेंगे, इतनी जगह नहीं है यहाँ। तो विभाग वालों ने बोला था कि हम साथों साथ पुस्ता लगाएंगे और रोड के जो नीचे वाला पार्ट है वो खाली है, खोखला है, तो उसके लिए भी हमने बोला था कि रोड को जो है ज़्यादा डाउन न किया जाए। तो विभाग ने अपने हिसाब से ले जाए, रोड को डाउन बहुत किया है। कहते हैं सर, अभी जो हमारा कोल्टी गांव है उधर से जो केम्प्टी थचूड़ मोटर मार्ग जा रहा है, उसमें अभी हमारा पूरा गांव जो है भूस्खलन की जद में आ रखा है। तो हमने संबंधित विभाग को हमने पूरे 2-3 बार लिखित में भी पत्र दे चुके हैं और वर्बली भी हम उनको बोल चुके हैं, पर लेकिन वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों, विधायक, सांसद और जिला पंचायत अध्यक्षों के OSD और PRO माननीय से मुलाकात नहीं करवा पाएंगे।
क्योंकि ओएसडी और पीआरओ की क्लास बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन महामंत्री अजय कुमार और बीजेपी प्रदेश मदन कौशिक ले रही हैं। इस बैठक का मकसद जनता से कैसे माननीयों की मुलाकात हो और कैसे संवाद होना चाहिए, इसके बारे में बैठक की जा रही है। दरअसल 2022 के चुनावों से पहले बीजेपी सारी एक्सरसाइज करना चाहती है ताकि जनता से सीधा संवाद हो सके और नाराजगी ना रहे। ओएसडी और पीआरओ सीएम से नहीं करवा पाएंगे मुलाकात। ओएसडी और पीआरओ की क्लास ले रहे हैं मदन कौशिक। लगा दो सर। लैंसडाउन वन प्रभाग के लाल पानी स्नेह रोड पर हाथी सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे हाथियों को आने से रोका जा सके। धन नहीं होने के बावजूद हाथी सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य चल रहा है। ठेकेदार के द्वारा यह निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस संदर्भ में वन प्रभाग के डीएफओ दीपक सिंह का कहना है कि अभी हमारे पास बजट नहीं है जो ये कार्य किया जा सके। वहीं एजेंसी के बेस पर यह काम किया जा रहा है। कुंभी चौड़, लालपानी और ये जो ग्रास्टनगंज का क्षेत्र है, इसमें हाथियों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी को देखते हुए वहाँ पे हाथी दीवार का बनाया जाना प्रस्तावित है। तो जैसे ही बजट उपलब्ध कराया जाएगा उसमें कार्य शुरू कराया जाएगा। और जो अभी कार्य चल रहा है वो किस रूप में चल रहा है? तो उसमें जो है जहाँ पे अर्जेंसी की वजह से जहाँ पे हाथियों का मूवमेंट ज़्यादा है तो उसको अर्जेंसी को देखते हुए उसमें काम कराने की बात की जा रही है। मैं जब मौके पे पहुंचा तो मैंने ये पाया है कि जो ये हाथी सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है ये मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है और इसमें ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, वो अपनी दबंगई से इस दीवार को बना रहे हैं और इसके जो मानक हैं वो पूरे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। रुड़की के लक्सर क्षेत्र के जय भगवान हत्याकांड का खानपुर पुलिस ने खुलासा किया है। जय भगवान की हत्या उनकी पत्नी ने ही अपने भाई के साथ मिलकर की थी। लक्सर सीओ पीएस चौहान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जय भगवान 13 जुलाई को घर से लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी थाना खानपुर में दर्ज कराई गई थी। खानपुर थाना इंचार्ज अभिनव शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम मामले की तहकीकात में जुट गई है। हत्यारिन अर्चना को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि भाई और बेटा फरार है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जो मृतक जय भगवान है, जो गुमशुदा था, अब पता चला उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी पत्नी अर्चना को अरेस्ट किया गया है। 2 अभियुक्त इसमें और सम्मिलित है जो लाश वगैरह को ठिकाने लगाने के लिए सम्मिलित रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है और डेड बॉडी की जो है बाणगंगा में जो है सर्च करवाया जाए, जल्द पुलिस के द्वारा सर्च कराया जाए। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रिंसिपल की स्कूल से नदारद रहने पर यह नोटिस जारी किया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी का औचक निरीक्षण के दौरान उन्हें खामियां मिली। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था। सहसपुर और सेलाकुई के स्कूलों का यह मामला है। और कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन शिविर जारी। आज मंथन शिविर का दूसरा दिन है और ऋषिकेश में आपको बता दें कि 5 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें मंथन का तीसरा दिन है। अभियान को लेकर चर्चा जारी है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद। और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें बंद हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश है। फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं। और मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासदों के हंगामे की भीड़ चढ़ गई। सभासदों ने
अधिकारियों पर विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपने निजी स्वार्थ को लेकर बोर्ड बैठक पर प्रस्ताव लाए, जबकि सभासदों द्वारा उनके क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया गया, जिसको लेकर सभासदों द्वारा बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया गया। वहीं सभासदों द्वारा एजेंडे की कॉपी तक फाड़ दी गई। वहीं बोर्ड बैठक में चल रहे हंगामे को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा न बोलने पर सभासदों ने नाराजगी जाहिर की। तो बैठक में जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। निजी स्वार्थ को लेकर पास किए जा रहे हैं प्रस्ताव, ये आरोप भी लगाए गए हैं। इस बैठक में सभासदों ने हंगामा किया। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल करार दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 1 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है और उनके इस महीने के कार्यकाल में सूबे की जनता को भी लाभ मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, मुख्यमंत्री की इन्हीं स्वर्णिम कार्यकाल को लेकर उनकी पूरी कैबिनेट को उनके द्वारा बधाई दी जा रही है। उन्होंने बेहतर काम कर दिखाया है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जनता के बीच में जिस प्रकार 1 महीने तक ताबड़तोड़ विकास की योजनाएं लागू की हैं, जिस प्रकार से जनता का विश्वास बढ़ा है, निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका 1 महीने का कार्यकाल एकदम स्वर्णिम कार्यकाल है और जनता के विश्वास पैदा करने में उन्होंने जो मेहनत की, इसके लिए मैं युवा मुख्यमंत्री को, उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उत्तराखंड में साल 2022 के चुनाव का राजनीतिक शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले चुनाव में लक्ष्य भेदने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इसके तहत राज्य में जीत के लिए पार्टी का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर ऋषिकेश में शुरू हो चुका है, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से लेकर तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही गणेश गोदियाल चुनाव में जीत के लिए विभिन्न समितियों के साथ मैराथन बैठक कर चुके हैं। 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर के दौरान आगामी चुनावों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर विचार किया गया। ऋषिकेश 2022 के लिए कांग्रेस का एक्शन प्लान। उधर मसूरी में महिला कांग्रेस ने बेटी है तो परिवार है के तहत मसूरी गांधी चौक गुरुद्वारे के सभागार में गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत द्वारा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के बेहतर कार्य को सराहा गया। महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। अनुपमा रावत ने मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के द्वारा किए जा रहे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के द्वारा जिस क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है वो अपने आप में सराहनीय है। महिलाएं पुरुष के बराबर खड़ी हैं और समाज में बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। बच्चियां हैं, बहनें हैं, आज हम उनके सम्मान में यहाँ पहुँचे हैं। कई हमारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया है। उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए कई बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में और अन्य फील्ड में जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा राइज कर रही हैं। कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को मजबूत करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।